नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी। ये कहानी पटना के सबसे खतरनाक अपराधी 1982 से लेकर 1993 तक नुन्नू सिंह कहानी की श्रृंखला में आज दूसरा एपिसोड आप देख रहे हैं। हमने यह बताने की कोशिश की है। देखिए, यदि कहानी को आप पूरे तौर पर जानना चाहते हैं तो शनिवार का एपिसोड जरूर देखिएगा। लेकिन आज हम कहानी की शुरुआत करें इसके पहले एक भूल सुधार जो आप जैसे सुधी दर्शकों ने, नुन्नू सिंह को पहचान जाने वाले लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। देखिए, हमने भूल बस गलती हो गई, मैं जानता था। नुन्नू सिंह की शादी हुई थी वैशाली के पटेरा में। परिवार मूल रूप से दरभंगा का रहने वाला। नुन्नू सिंह के पिता बच्चू सिंह की शादी नहीं हुई थी। तो देखिए, पिछले एपिसोड से आगे बढ़ेंगे। यह बात आप समझ चुके हैं पिछली कहानी से कि नरेश गोप, जिसका बड़ा नाम था पटना में अपराध की दुनिया में, उससे नुन्नू सिंह के पिता बच्चू सिंह का पाला पड़ गया। नुन्नू सिंह की जमीन पर, नुन्नू सिंह के पिता और चाचा की जमीन पर एक चचेरी बहन प्रकट हुई, कोर्ट से हार गई तो वह नरेश गोप की शरण में चली गई और नरेश गोप ने दखल के लिए सख्ती का इस्तेमाल शुरू किया। नुन्नू सिंह के पिता, नुन्नू सिंह की एंट्री अब तक अपराध की दुनिया में नहीं हुई थी। नुन्नू सिंह के पिता बच्चू सिंह को घर के दालान से, पटना के मैनपुरा मोहल्ले से नरेश गोप का दस्ता उठाकर ले गया और इतनी मारपीट की कि पूछिए मत। फिर आनंदपुरी में एक कुएं में उन्हें फेंक दिया गया। तो देखिए, आगे हम बढ़े इसके पहले नुन्नू सिंह के बारे में कुछ और बातें। देखिए, नुन्नू सिंह का जब इनकाउंटर हुआ 4-5 मार्च 1993 को पटना के बहुचर्चित सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा, तो यह कहा गया कि नुन्नू सिंह लंगोट का मजबूत आदमी था, इसलिए वह पुलिस की जाल में फंस गया। और देखिए, नुन्नू सिंह जानीपुर के जिस गांव में जहां मुठभेड़ हुई, वहां मुठभेड़ करने के लिए उस रात को डॉक्टर अजय कुमार, 2 तल्ला घर था, सीढ़ी हटा दी जाती थी तो अजय कुमार सीढ़ी लेकर गए थे और रस्सियां लेकर गए थे। डॉक्टर अजय कुमार सिटी एसपी थे। अनिल पाल्टा, जो इन दिनों झारखंड में डीजी लेवल के प्राधिकारी हैं, वे दानापुर के सहायक पुलिस अधीक्षक थे। केदार राय एक बहुत ही चर्चित सब इंस्पेक्टर ही था, लेकिन लोग नेपाली दरोगा के नाम से जानते थे। और केदार राय मतलब नेपाली दरोगा का खौफ अपराधियों में इतना था कि पूछिए मत। डॉक्टर अजय कुमार के लिए और उनके बाद राजविंदर सिंह भट्टी के लिए केदार राय ने इतना काम किया, इतने अपराधियों का सफाया किया। कभी रिक्शे की सवारी बनकर, कभी टेम्पो में चढ़कर, कि पूछिए मत। देखिए, हम बार बार एक उदाहरण देते हैं छपरा में डॉक्टर राम इकबाल सिंह के बेटे के अपहरण का। उस कांड में जब छपरा पुलिस हार गई थी, बिहार में डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया था, तो लालू यादव ने जांच की जिम्मेदारी गोपालगंज के तत्कालीन एसपी राजविंदर सिंह भट्टी को दी थी। और भट्टी ने फिर किस तरीके से अंडरवर्ल्ड में कोहराम मचाया था, तो डॉक्टर राम इकबाल सिंह के बेटे का जिसने अपहरण किया था, उसके बेटे को भी, मतलब उस अपहर्ता के बेटे को भी मां की गोद से यह नेपाली दरोगा मतलब केदार राय ने ही छीना था। तो खैर चलिए, देखिए, लंगोट का मजबूत, यह कमजोरी कैसे बन गई, यह तो जब हम मुठभेड़ की बात करेंगे। और देखिए, नए नए तरीकों का इजाद करता था। नुन्नू सिंह से एक मुलाकात मुझे स्मरण में है। हमने तो 87-88 में क्राइम रिपोर्टिंग शुरू ही की थी, तब इसका खौफ सर चढ़कर बोल रहा था।
मुझे लगता है 91 या 92 में एक मुलाकात, बहुत कम देर की मुलाकात बोरिंग रोड इलाके में हुई थी, और तब यह मुलाकात एक एम्बुलेंस के भीतर हुई थी। मतलब एम्बुलेंस पर चढ़कर नुन्नू सिंह पटना में चला करता था। जब हमारी मुलाकात हुई तो एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर था और मैं देखकर चौंक गया था। तो खैर, तो कहानी पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हैं कि हल्ला हुआ कि आनंदपुरी के कुएं में एक लाश पड़ी है। नुन्नू सिंह जो अपने पिता की तलाश में यहां वहां भटक रहा था, पुलिस ने कोई मदद नहीं की थी, दिग्घा थाना था, तो नुन्नू सिंह और परिवार वाले आनंदपुरी पहुंचे। कुएं के भीतर सच में बच्चू सिंह ही थे, नुन्नू सिंह के पिता। लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी धड़कनें अभी बंद नहीं हुई थी पूरे तौर पर। मतलब सांस थी लेकिन वे बेहोश थे। इतना मारा गया था कि पूछिए मत। तो नरेश गोप का यह एक्शन है, नरेश गोप ने यह कार्रवाई की है, यह बात तो तय है। लेकिन सबसे पहले उपचार की जरूरत है। तो नुन्नू सिंह के परिवार वाले, नुन्नू सिंह के कुछ दोस्त यार पीएमसीएच लेकर बच्चू सिंह को जा रहे थे। तभी नुन्नू सिंह के मन में कुछ घुसा और कहानियां भी आने लगी। कहानियां ये सामने आई कि पिता को मरा हुआ मानकर छोड़ा गया नरेश गोप के द्वारा, या कोई और बात है। तो जानकारी यह मिली कि नरेश गोप दलान से टांग कर जब बच्चू सिंह को ले गया और बुरे तरीके से मारपीट कर रहा था कि अपनी जमीन को देखने मत जाना, हमने पहले ही चिताया था कि जमीन को देखने जाओगे तो रोज दफ्तर जाते हो रास्ते में शिकार बना देंगे। तो महिलाओं ने, जब मारपीट चल रही थी, तो नरेश गोप के घर की महिलाओं ने कहा कि इस बूढ़े आदमी को क्यों इतना मारते हो, यह तो मर ही जाएगा जितना मार चुके हो, फेंक दो जाकर कुएं में। लेकिन यदि मारना है तो इसके बेटे नुन्नू सिंह को मारो, क्योंकि बाप की मौत के बाद वह शिकारी बन जाएगा। तो नुन्नू सिंह के दिमाग में यह बात किसी ने भर दी। तो पीएमसीएच के रास्ते में ही नुन्नू सिंह ने यह तय कर लिया कि अब तो नरेश गोप से लड़ना होगा, बाकी जिंदगी गई भार में, और लड़ने के लिए अपराधी बनना होगा। कुछ अपराधियों से दोस्ती करनी होगी, संगत करनी होगी, हथियार का बंदोबस्त करना होगा। और देखिए, इतनी पिटाई और लाश तो मिली नहीं, जिंदा ही थे, कुएं से निकाले गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो पीएमसीएच में उपचार चला और इस बीच नुन्नू सिंह ने संगत बदल दी। देखिए, दोनों बहनों की शादी, दोनों बड़ी बहनें, एक की शादी जानीपुर के भेलुरा रामपुर में जहां मुठभेड़ हुई 4-5 मार्च 1993। बहन के ससुराल वालों की कोई भूमिका नहीं, क्या हुआ था वह बाद में बताएंगे। और दूसरे बहन की शादी बिहटा के कंचनपुर में। तो ये नौबतपुर, बिहटा, जानीपुर, ये इलाका जो था, एक तो भूमिहार बाहुल्य या यूं कहें कि भूमिहारों का दबदबा, और दूसरा इधर पहले से कई अपराधी गिरोह। तो नरेश गोप से लड़ने के लिए जब नुन्नू सिंह ने मन बना लिया तो उसे संगत, उसे दोस्त यार मिलने शुरू हो गए। पिता का उपचार हुआ, इसके बाद पिता घर लौटे और नुन्नू सिंह ने गिरोहबंदी शुरू की। कुछ नए लड़के जुटे और लाइन तार पता किया जाने लगा। लेकिन सबसे पहली जरूरत थी एक हथियार की, जिसे अब तक नुन्नू सिंह ने छुआ नहीं था। तो एक कट्टे की व्यवस्था, या यूं कहें कि एक रिवॉल्वर, पिस्टल, जो भी,
व्यवस्था हो गई। शुरू में 3 गोलियां मिली और इन गोलियों को फायर कर नुन्नू सिंह ने अपना हाथ साफ किया, लेकिन इसके बाद उसने और 30 गोलियों का बंदोबस्त कर लिया था। यह जानकारी हमारे पुराने खबरी देते हैं। और देखिए, पिता को पता नहीं कि बेटे के भीतर बदले की आग इतनी धधक चुकी है। तो बेटा अब दूसरे लाइन पर जा चुका है। बीएन कॉलेज पे पहुंचा ही था। वहां भी जो दबंग बदमाश लड़के थे उनके साथ भी दोस्ती यारी, और फिर जातीय रंग भी। जो नरेश गोप के दुश्मन थे, नरेश गोप, सुरेश गोप, रघु गोप, विजेंद्र गोप, ये उस समय पटना के बड़े सुरमा थे और सबसे नुन्नू सिंह की भिड़ंत हुई बात के दिनों में। तो जब 30 गोलियों की बंदोबस्त हो गई तो हमारे पुराने खबरी कहते हैं कि नरेश गोप से बदला लेने के लिए यह इस कदर पगलाया हुआ था कि हर गोली पर नाम लिखता, स्याही वाले कलम से। तब मार्कर और ये सब चीजें तो आई नहीं थी, और हर गोली पर नाम लिखा होता नरेश गोप का कि अब इसे मारना ही मेरी जिंदगी का ध्येय है। खबरी कहते हैं कि दोनों बहनों को कुछ खबर लग गई थी कि भाई सनक गया है। बहनों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन नुन्नू अब मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अब तो पिता को नरेश गोप ने मारकर ही छोड़ा था और अब मुझे भी मारेगा, तो इसलिए या तो वह रहेगा या हम रहेंगे। तो एक गिरोह तैयार हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, मैनपुरा के कुछ लड़के भी शामिल हुए कि गिरोह में छेद भी पहले दिन से। नरेश गोप से हमला लेना है। देखिए, हमने जब आपको यह बात बताई कि 1991 में या 92 में हमारी पहली मुलाकात और अंतिम मुलाकात एक एम्बुलेंस के भीतर बोर्डिंग रोड में नुन्नू सिंह से हुई थी, तो इसकी जानकारी हमने तो किसी को बताया नहीं था। हमें तो जो खबर लेनी थी एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में, वह खबर हमने हासिल की थी और हमने खबर तब आज अखबार में प्रकाशित की थी। हाँ, उस खबर को लेकर हलचल हो गई थी कि ये भीतर की बात कैसे मालूम हुई। लेकिन पुलिस वालों को कुछ दिनों बाद जानकारी मिल गई थी कि नुन्नू सिंह से मेरी मुलाकात हुई है। और देखिए, नुन्नू सिंह की कोई तस्वीर भी, एक तस्वीर एक अखबार में छपी थी, लेकिन वह पुरानी थी और बदले हुए, बिगड़े हुए इतना बड़े आतंक का नाम बन गए, नुन्नू सिंह को उस तस्वीर से पहचाना जाना संभव नहीं था। तो मैनपुरा में नरेश गोप से बदला लेने का संकल्प, गिरोह तैयार हुआ, लेकिन इसके पहले ही गिरोह में फूट पड़ गई। मतलब कोई भेदिया निकल गया और उस भेदिये ने जाकर नरेश गोप को यह बता दिया कि नुन्नू सिंह तुम्हें मारेगा। अब वह गिरोह तैयार कर चुका है और उसने हथियार की व्यवस्था की है, हर एक गोली पर तुम्हारा नाम लिख रहा है। तो कहां नरेश गोप, एक ऑर्गेनाइज गैंग का क्रिमिनल, गैंगस्टर, और कहां नया नया अपराधी बन रहा नुन्नू सिंह। नरेश गोप ने सोचा कि नुन्नू सिंह की क्या औकात, पहले इसको ही खत्म हम कर देते हैं, वह क्या बार करेगा। तो अब नरेश गोप ने नुन्नू सिंह को टारगेट करना शुरू किया। और देखिए, सर्दी के दिन थे, मतलब जाड़े का दिन, मैनपुरा का मंदिर। नुन्नू सिंह मंदिर पहुंचा था और नरेश गोप के लड़कों ने, कई लोग कहते हैं नरेश गोप स्वयं था, नुन्नू सिंह को गोली मार दी।
गोली छाती के आसपास ही लगी, लेकिन दूसरी गोली, तब हमने आपको बताया ना कि बहुत अच्छे किस्म के हथियार अपराधियों के पास नहीं हुआ करते थे, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। यह तो नुन्नू सिंह ही बाद में स्टेनगन और हैंड ग्रेनेड लेकर आया। तो नुन्नू सिंह पहली गोली लगने के बाद इतने तेज कदमों से भागा था कि उसका पीछा, और फिर जब गोली चली तो वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो नुन्नू सिंह भाग गया और गोली चलाने वाले जो अपराधी थे उसका पीछा कुछ स्थानीय लोग करने लगे। तो नरेश गोप गिरोह को पीछा कर दूसरी गोली मारने का मौका नहीं मिला। अब नुन्नू सिंह गोली खा चुका था। सवाल यह था कि इलाज कहां हो। तो नुन्नू सिंह गोली खाने के बाद भी होश हवास में उसके साथी किसी अंतःपुर में ले गए, मतलब पीएमसीएच नहीं ले गए, और वहां इलाज शुरू हुआ। पुलिस में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई। तब के दिनों में दिग्घा थाना में कोई भानु प्रताप एसएचओ हुआ करते थे। तो रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो पुलिस वाले को भी कोई मतलब नहीं। तो कई दिनों तक, कई महीनों तक नुन्नू सिंह का इलाज अंतःपुर के ठिकानों पर, जिसमें बिहटा, नौबतपुर, जानीपुर का इलाका भी रहा, वहां चलता रहा। लेकिन नुन्नू सिंह का संकल्प इन दिनों में घायलावस्था में और मजबूत हो गया कि नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर, पहले आधा मन था अब पूरा मन हुआ कि नरेश गोप को जल्द से जल्द मारना है। तो घायल की स्थिति में भी वह लाइन डोरी पता करता रहा कि हमें हमला करना है, और नरेश गोप को भी यह बात समझ में आ गई कि वह मुझे मारेगा, तो हम क्या करें। तो वह भी कहां इलाज करा रहा है इसका पता करने लगा। तो देखिए आगे क्या हुआ कि जब गोली लगने से घायल नुन्नू सिंह ठीक हुआ, फिर से चलने लगा, फिर से दौड़ने लगा, तो उसने और कुछ अपराधियों की व्यवस्था की जो उसके साथी बने। उसने अपराध की दुनिया में कदम रख ही दिया था। तो अब नरेश गोप मिले कहां, यह बड़ा सवाल। और पटना के जो राजनेता थे वह किस्म किस्म के अपराधियों को पालते थे। और आपको स्मरण होगा, या आज भी यह परंपरा है, फैशन है, कि जब कोई बड़ा नेता पटना एयरपोर्ट पर आता है तो उस पार्टी के जो छोटे मंझले बड़े नेता होते हैं बिहार के, स्वागत में शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो उन दिनों पटना में, बिहार में कांग्रेस की हुकूमत थी। पटना में 3 बड़े नाम थे कांग्रेस के। हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस को चला रहे अध्यक्षों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पटना शहर के ताकतवर रंजीत सिन्हा, पटना पश्चिमी से विधायक हुआ करते थे, डिप्टी मिनिस्टर भी बने थे, तब उप मंत्री भी बना करते थे। रंजीत सिन्हा, श्याम सुंदर सिंह धीरज, संजीव प्रसाद टोनी। रंजीत सिन्हा शायद अब नहीं है, श्याम सुंदर सिंह धीरज और संजीव कुमार टोनी तो अब भी हैं। तो जानकारी यह मिली कि कांग्रेस के एक अति विशिष्ट, या यूं कहें कि सुप्रीमो का पटना आगमन हो रहा है। और ये तीनों नेता अपने अपने साथ युवाओं के दस्ते को, यूथ ब्रिगेड को एयरपोर्ट ले जाना चाहते हैं। और नुन्नू सिंह को एक खबर मिल गई। खबर यह मिली कि जो रंजीत सिन्हा हैं
उनके दस्ते में जो स्वागत करने वाले लोग रहेंगे उसमें नरेश गोप भी जाएगा। तो नुन्नू को लगा कि इससे बेहतर मौका तो नहीं मिल सकता है, और श्याम सुंदर सिंह धीरज और संजीव कुमार टोनी अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए भी लड़कों की तलाश कर रहे थे। तो नुन्नू सिंह दूसरी ओर चला गया। आगे आपको हम बताएंगे कल मंगलवार की रात 9 बजे पटना एयरपोर्ट पर आने वाला वह व्यक्ति कौन था, और फिर वहां जब नरेश गोप भी आ रहा था और इधर से नुन्नू सिंह भी पहुंच रहा था, तो फिर वहां क्या होने जा रहा था और वहां हुआ क्या। देखिए, इस घटना के बाद नुन्नू सिंह के हाथ, खूनी हाथ ज्यादा खुल गए, और गिरोहबंदी भी, जिसमें पटना छोड़िए टाटा के अपराधी, रांची के अपराधी, हाजीपुर के अपराधी, मुजफ्फरपुर के अपराधी सभी शामिल हो गए। तो कल मतलब नुन्नू सिंह श्रृंखला की तीसरी कहानी, एक तस्वीर भी दिखाएंगे। जो तस्वीर आप थंबनेल पर देख रहे हैं वह तस्वीर तब पुलिस के पास नहीं थी जब मुठभेड़ में मारा गया था या नुन्नू सिंह को तलाशा जा रहा था। यह तो कुछ भेदिए थे। आमने सामने की अवस्था में डॉक्टर अजय कुमार भी 100% नहीं कह सकते थे यह नुन्नू सिंह ही है। दुनिया ने नुन्नू सिंह की मृत तस्वीर ही देखी थी, और जो पहली तस्वीर छपी थी जिसे हम कल दिखाने जा रहे हैं, वह तस्वीर इतनी अच्छी नहीं थी, या यूं कहें कि इस तस्वीर के बाद नुन्नू सिंह इस तरीके से बदला था, बड़ा हो गया था कि पहचाना जा सकता था। तो कल का एपिसोड बहुत ही जानकारी देंगे हम, आप देखते रहिए। और आपको तो हम बताते ही रहते हैं कि खबरों के पीछे में अपराध की दुनिया की कहानी आपको हम इसलिए बताते हैं ताकि आप सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो चलते चलते यदि मेरी कहानी में आपको कोई गलती, कोई भूल, कोई अशुद्धि दिखाई पड़ी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगले एपिसोड में ही सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप चाहें तो gyaneshwarlive@gmail.com पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर हमें भेजें, जानकारी दें, जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे। कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वह भी बताएं, शहर का नाम बताएं, तारीख बताएं, वर्ष बताएं, ताकि लाल डायरी के पन्नों को हम पलट सकें। बहुत ही मेहनत से हमारी लाल डायरी बनी है, कई दशकों की तपस्या है। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारी YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।